एक प्रदेश है यहाँ तेलंगाना, अगर आपने नाम सुना, तेलंगाना एक प्रदेश है, वहां न्यूनतम वेतन मजदूरों को 900 रुपए मिलता है। प्राइम मिनिस्टर आपके पैर धोता है, नू थोड़ा धोता है। अगर वोट की शक्ति चली गई, आपके मोहल्लों में भी नहीं पैदा करेगा कोई। फिर सोचा कि कुछ देर आपसे भी बातचीत हो जाए, क्योंकि लड़ाई बड़ी लंबी है, फिर दोबारा पता नहीं कब मुलाकात हो। बीच में भी हिसार आने का बन रहा था मगर बना नहीं। तो बस ये अनुरोध है कि मेरा ये मानना है कि पूजा पाठ करने से किसी व्यक्ति की काम आके नहीं बढ़ने का, माला पिराने से भी नहीं बढ़ने का, पगड़ी चाहे इतने बड़े वाले मेरे सर पर रख दी उससे भी नहीं काम बढ़ने का, जब तक आप मुझे सुनने के लिए और मेरी बात पर खड़े नहीं होने के, जब तक कुछ नहीं बदलने का। आपके दिल में स्वागत की इच्छा होगी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इन्हें उठा के पर बिठा दो, दोनों जितने जो सीनियर बैठे हैं इन्हें उठा के यहाँ बिठा दो पर, आप बैठ जाओ इधर। सब लोग यार पीछे हो जाओ, कुछ नहीं होगा, पीछे हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आप बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। इन्हें भी दे दो कुछ से, कोई बैठ जाएंगे, बिठवा लो परिवार जी, बिठवा लो दो रहे। 10 मिनट आप बात कर लो मेरे से, फिर उसके बाद जो है मैं आपकी पगड़ी और माला भी ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार की इस पावन धरती पे यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और जो साथी इस आंदोलन में हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। धार्मिक स्थल तो मैं बहुत जाता हूँ, लेकिन एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसके साथ शिक्षा को भी जो है बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ यहाँ मैं देखने का, यहाँ साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसमें अंदर जो जिस तरह चित्रण किया हुआ है वो भी बड़ा अच्छा लगा देख के। ये जमीन पूर्ण रूप से जो एरिया है, ये मिशनरी एरिया है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार किया। मैं यहाँ के उन साथियों का धन्यवाद करता हूँ। देखो, धार्मिक तो हम आजादी के बाद होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाली धार्मिक होने से काम नहीं चलने का। जब तक आप अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं चलोगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म हमें जोड़ता है, धर्म हमें सही गलत का एहसास कराता है। हमारे गुरु संत महापुरुष हमें बुराइयों को, परेशानियों से मुक्ति के लिए रास्ते बताते हैं, आगे बढ़ने को कहते हैं। लेकिन इस देश में असली रास्ता जो हमें, जो परेशानियां बुनियादी हमारे सामने हैं और भविष्य में जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों को मात्र एक हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट दें। हम पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं और हमारे पल्ले में खाने को भी कुछ नहीं, तो भी हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो हमें ये इंतजाम भी करना है, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, कि हम अपनी वोट का भी सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को कामयाब करें, तब जाके शायद हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए। ये बनाने में आपको लंबा समय लगा होगा, और अगर ये आपने सरकारी योजना के खिलाफ अलग बनाया, अपने अपने पैसे से बनाया, तो इस पर आपकी बहुत मेहनत लगी होगी, एक लंबा समय लगा होगा और खूब पैसे भी लगे होंगे। लेकिन अगर आप अपने इसी हल्के में अपनी विधानसभा जिता लो वोट का सही प्रयोग करके, तो ये विधायक जी के बाएं हाथ का काम है। इतना बड़ा प्रस्ताव बनाकर भेजना, उसको पास करवाना, उसका बजट सरकार से लेके आना और उसको बनाना, ये बहुत छोटा सा काम है, जिसे बनाने में हमारे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि आज भी हम अपने देश में अपने बुनियादी अधिकारों को खोते जा रहे हैं और पाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपनी लड़ाई को बुनियादी तौर पे लड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब तक संगठित नहीं होंगे, संगठित होके भी जब तक अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की देश में नामुमकिन है।
हरियाणा में तो भाईचारे का इतना बुरा हाल है कि हम भाईचारा जोड़ने का काम करते हैं, भाईचारे में आपस में झगड़े हो रहे हैं। कोई एक जाति समाज भाईचारा नहीं बना सकती, सब लोगों को मिलकर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और भाईचारा तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन पीछे से साजिश करके हमारे भाईचारे को नाकामयाब कर रहा है, इसके पीछे भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि घटना के पीछे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि हर एक समस्या का कारण और हर कारण का, हर समस्या का निवारण, किस तरह से हम अपने देश में अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करें, इसके बारे में भी जवानी को सोचना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग हमारे हमसे सवाल करते हैं, अक्सर ये सवाल आता है मैदान में कि भाई ने पार्टी क्यों बनाई। आपके बराबर में लगता हुआ प्रदेश है पंजाब, अगर पार्टी नहीं बनाई होती तो शायद आज भी मेरा वही हाल हो रहा था जो पंजाब वालों का हो रहा है। आपने वहां देखा उनकी सरकार क्या कर रही है। जो अपनी कौम के लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा, सरकार उसको पता नहीं क्या क्या कह के उसके खिलाफ और उसका इनकाउंटर करने का, उसको जेल में बंद करने का, उसका इंतजाम करने का तैयारी जो है सरकार रखती है। मैं बहुत दिन पहले सोच रहा था कि कभी ना कभी तो हमारे लोगों को ये एहसास होगा कि अगर हमने 2020 में अपने कपड़े ना बदले होते, सामाजिक संगठन के साथ साथ जो है, जो हमारी पहचान थी, अपनी मूवमेंट को राजनीतिक न किया होता, तो ये सरकार आरोप लगा के अब तक कई बार मार चुकी होती है हमारे लोग। जो आज पंजाब में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में 2020-21 में ही हो जाता, चुनाव से पहले। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को मानने वाले, सदगुरु रविदास, कबीर, गुरु नानक देव को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम दुश्मन को, अगर दुश्मन की साजिश को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये हिसार है, हिसार की एक अपनी पहचान है। हिसार के साथ हरियाणा की भी अपनी पहचान है, देश की भी अपनी पहचान है, लेकिन इस पहचान में बहुजन समाज के लोग कहां, ये आपको सोचना चाहिए। आपका हिसार में क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, आपकी हरियाणा में क्या हैसियत है और आपकी देश में क्या हैसियत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। ये मेरा साथी बैठा, मेरे साथ जेल में था जब रविदास गुरुगढ़ टूटा, ये यहाँ बैठा भाई। ये और भी आए हैं क्या साथ वाले, कहाँ है? ये 5 भाई थे इधर के, बलकार, कुलदीप, राम मेहर, वीरेंद्र और रोहतास। है कोई साइन में से इनके अलावा? 2 3 और कहाँ है? ये 5 लोग थे जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा, जो उस लड़ाई में, उस संघर्ष में जेल गए। और मैं इन 5 भाइयों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा से सबसे ज्यादा साथी थे। मैं हरियाणा का पुनः धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने गुरुओं संतों के अपमान का बदला लेने के लिए वो संघर्ष किया। 60 से ज्यादा दिन ये लोग जेल में रहे और निकम्मी सरकार को इनके संघर्ष के आगे झुकना पड़ा, और वो जगह जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने बहाल की। ऐसा ही गुरुघर था जैसा आपका वहां बना हुआ है, वो हमारा 600 साल पुराना गुरुघर है, 550 साल पुराना। वहां सदगुरु रविदास जी महाराज 3 महीने से ज्यादा रुके। वो हमारी विरासत है, उसको उन्होंने छीनने का काम किया। हरियाणा, पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सेदारी की। आपके संघर्ष की वजह से हमारी विरासत बचाने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन जो विरासत बाबा साहब अम्बेडकर अपने जाते समय आपको देके गए थे, ये कह के कि मैं तमाम तरह के अपमान, अन्याय, जुल्म, मुसीबतें, कठिनाइयां सह के इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर इसको आप आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कहां है नौकरी, आप अपने आप से सवाल करो। आज कहां है सरकारी नौकरियां? सारे सरकारी सिस्टम को बेच रही है सरकार, सब निजीकरण के भेंट चढ़ा रही है। उसके अलावा किसान के क्या हाल है आप देख लो। आपके क्षेत्र में किसानी खूब है। परसों हमारे यहाँ ओले पड़े हैं, गेहूं की फसल चरम पे थी, सारी फसल मिट्टियामेट हो गई है। अब सरकार मुआवजे के नाम पर मजाक करेगी, किसी को 20 रुपए पकड़ाओगी, किसी को 50 रुपए पकड़ाओगी, किसी को 100 रुपए पकड़ाओगी।
ये क्यों? क्योंकि ना तो किसानों की सरकार है ना मजदूरों की सरकार है। हमारे लोग तो बड़े पैमाने पर मजदूर हैं। न्यूनतम वेतन यही हमारे वकील साथी बैठे हैं, एक प्रदेश है यहाँ तेलंगाना, अगर आपने नाम सुना, तेलंगाना एक प्रदेश है, वहां न्यूनतम वेतन मजदूरों को 900 रुपए मिलता है। आप पता करवा लेना, जो मजदूरी के लिए जाता है उसको 900 रुपए न्यूनतम वेतन मिलता है मजदूर को। आपके यहां कितना मिलता है? 400 500, आधे का फर्क है। समझ रहे हो? सरकार को यहां रहने वाले वंचित वर्ग दिखाई नहीं देते हैं। मजदूर तो वैसे भी नहीं दिखाई देता, किसान की तरफ तो भले ही आंख देख लें, लेकिन मजदूर नहीं दिखाई देता है। और आम आज महंगाई के क्या हाल है, आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हो, अच्छा खाना और पीने का सामान अपने बच्चे को व्यवस्था नहीं कर सकते हो, अपने घर में अच्छा की सामग्री नहीं ला सकते हो, ऐसे हालात हो गए हैं। फिर नफरत, अभी आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान से लाके 2 बच्चों को यहाँ इसी हिसार के बॉर्डर में लाके साथ उन्होंने जला, भिवानी। इस नफरत का सामना करना पड़ेगा, जातिगत हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा, मजहबी हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे आप इस देश में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं? साहब कहते थे जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों का अपमान नहीं होता है, जिनका राज होता है उनके हाथ किसी के आगे ऐसे फैले हुए नहीं होते। लेकिन आज भी अगर हमारे लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, आज भी अगर हम सरकारों से नौकरी से लेकर सब कुछ मांग रहे हैं, तो फिर हमारा राज तो नहीं आया। तो हमने तो अपने महापुरुषों के सपनों को भी कुचल दिया। जो उम्मीद और सपने वो हमसे लगाया करते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, अपनी हमारी आने वाली औलाद इस देश में हमारी बातों को सुनकर कुछ आगे बढ़ के दिखाऊंगी। एक समस्या और है, अगर कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के चले तो अमीरों को ज्यादा वो अपने आप को जो है अमीरों की आंखों में ज्यादा खटकता है। वो ये तो महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ है। जिन बाबा साहब ने कहा वोट का अधिकार दिलाते कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट तैयार होगा। आज उन्हीं समाज में ये पता नहीं क्या नई वो होगी कि वो किसी गरीब के बेटे का साथ देने को राजी नहीं है। भाई अगर सब अमीरों के साथ खड़े होंगे तो फिर गरीब अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? आप बताओ। आप जितने नौजवान यहाँ बैठे, आप अपने मन से बताओ, किस अमीर ने आपके 2 कोट्टे? आप बताओ मुझे। कोई अमीर अपनी जेब से पैसे लेके आओ के लिए रोटी नहीं है तो रोटी खा ले भाई, रोजगार नहीं तो नौकरी ले ले। आप बताओ जितने नौजवान यहाँ बैठे हो, कोई आपकी फीस के पैसे देना आया हो? कोई आपको पेपर नहीं जा रहे हैं, पेपर का खर्चा नहीं, हमसे ले जाओ। आपके घर में आटा नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं, तो हमसे ले जाओ। फिर अगर आप ये सोचते हो कि अमीर आपकी जिंदगी बदलेंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है बताओ? आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये बैसाखियों का सहारा छोड़ दो, कोई आके आपकी जिंदगी बदलेगा, ये भी आप जान लो। कोई ना मसीहा पैदा होने का, ना कोई जिंदगी बदलने का। आपको अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी मेरे भाइयों। समाज में तो अभी इतना तैयार नहीं हुआ। देखो मैं भी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर समाज इतना तैयार नहीं हुआ, पैरों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, हाथ कम पकड़ता है। मैं तो फिर भी अलग हूं कि सब मेरे में तो चलो ज्यादा जो है महापुरुषों का आशीर्वाद है, मेरे तो फिर भी सब लोग मदद कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने गांव में लड़ने के लिए खड़े होंगे तो हो सकता है पहले विरोध वहीं से हो। इसलिए मैं आप सब भाइयों से कहूंगा, भाई पढ़ाई करो बहुत बढ़िया करके, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई रोजगार, बिजनेस, कोई हाथ की दस्तकारी के बारे में सोचो। तमाम दुनिया रह रही है। या फिर इतनी ताकत बनाओ कि आपको किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाई रोटी तो आप भी खाते हो, रोटी दूसरा भी खाता है, दिमाग आप में कम थोड़ा ही है। या फिर कहो आप में दिमाग कम है। अगर आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कारण हो? कुदरत ने 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर आपको भी दिए हैं, 2 कान आपको भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं। दूसरे लोग वो तरक्की कर रहे हैं, आप डाउन को जा रहे हो, ऐसा क्यों भाई? आज का जो लोकतंत्र है वो भी गुलाम टाइप हो गया है। चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसों की जरूरत है कि भाई कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ ही नहीं सकता। सरकार कह रही है कि विधानसभा लड़ना 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। आपके यहाँ क्या लिमिट है रजत भाई? आपके यहाँ क्या लिमिट है? चुनाव आयोग ने क्या की है विधानसभा लड़ने के लिए? कितनी है किसी को जानकारी? नहीं ज्यादा होगी।
विधानसभा लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने जो खर्चे का वो किया है, कितने पैसे हैं विधानसभा के लिए? 6,25,00,000। एक सीमा तय कर रखी है चुनाव आयोग ने, आपके यहाँ कितनी है? नहीं 6 लाख ना, 20-25 लाख पार हो गए कि भाई आप तो वकील हो, आपको भी जानकारी है, सक्रिय आदमी हो, क्या बात है? अरे चुप हो जाओ। देखो, जैसे पार्लियामेंट के लिए 50 लाख पार उन्होंने एक सीमा तय की, इतना खर्च कर सकते हैं, ऐसे विधानसभा के लिए 30 लाख के करीब सीमा है, कहीं 30 लाख है, कहीं 33 लाख है, कहीं 25 लाख है। अब आप सोचो कि अगर 25 लाख थारे में तो कितनों के अकाउंट में होंगे, जरा हाथ खड़े करके बताइए भाई मुझे। तो तुम तो लड़ने लायक ही नहीं हो। वो तो तब उन्होंने गोली दी थी। तो आप ये समझो कि राजनीति को भी उन्होंने, लोकतंत्र को भी उन्होंने धनतंत्र के नीचे दबा दिया है कि पैसे वाले लोग राजनीति कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब गली गली घूम के उन्होंने भाईचारा तैयार करके समाज में ये ऊर्जा पैदा की कि रिक्शा चलाने वाला भी, खेत में काम करने वाला भी, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपनी वोट को तैयार करके आगे बढ़ सकता है। आज फिर हम वहीं खड़े, पैसे हमारे पास है नहीं, मगर हम राजनीति में कामयाब होना चाहते हैं, तो बिना समाज को तैयार किए नहीं हो सकते हैं। देखो, ये पढ़ा लिखा भाई है हमारा रजत, सारी लड़ाई में खड़ा रहता है ये, मगर राजनीतिक जानकारी नहीं है। बताओ जी, पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बताओ मुझे। दुश्मन भी नहीं चाह रहा हमारा ऐसा आदमी कामयाब हो जिसपे ABCD ना लिखनी आती हो, जो मोहर भी हमारे कहीं से लगा हुआ है, और आप भी भाई ऐसा ही कर रहे हो, फिर तो क्या फर्क बचेगा बताओ? सरपंच से लेकर विधायक को हमारे कौन से आदमी को बनाना चाहते हैं? जिस आदमी पे कुछ आता ही ना हो, सही तो। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा कि भाई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। आपके अंदर क्षमता है, आप शासन सत्ता में आ सकते हो, आप मालिक बन सकते हो, आप अपने लोगों की परेशानी हल कर सकते हो। मैंने मध्य प्रदेश में कहा था, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप मुझे समस्या लिखवा दो कि जी हमारी ये समस्या है, और मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ, पहले दिन आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ना हुई तब कहना आप आ जाए। ये वोट की शक्ति है, इसके आगे बड़े बड़े राजे महाराजे भी आपके पैर पकड़ते हैं, आगे प्राइम मिनिस्टर आपके पैर धोता है, नू थोड़े धोता है। अगर वोट की शक्ति चली गई, आपके मोहल्लों में भी नहीं पैर रखने कोई। ये वोट की शक्ति है, किसानों का ये लोन माफ हो जाता है। ये वोट की शक्ति है कि सरकार आपको राशन दे रही है, वरना सरकार को तो ये भी परवाह नहीं कि आप मरो या जियो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आजादी हुए भी हमें जो है बात 75-76 साल हो गए, अब तो आंख खोल लो। अगर अब भी नहीं खोलोगे तो कब का इंतजार कर रहे हो जी? बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी सब चीजें, जी जागोगे क्या?